और हमारे सतीश उपाध्याय जी ने, शिखा जी ने, कपिल जी ने और सभी सदस्यगण ने विस्तार से एक एक पॉइंट पर चर्चा करी है। सदन का समय बचाने के लिए शायद हो सकता है कि मैं उन चीजों को रिपीट ना करना चाहूं, पर क्योंकि आधार जो है वो करप्शन का है, आधार जो है वो दिल्ली का है, तो मैं कुछ बातें सदन के संज्ञान में और अध्यक्ष महोदय आपके समक्ष लाना चाहूंगा कि ये मानसिकता कहां से और कैसे शुरू हुई। क्योंकि हम लोग बुक्स में सीएजी की रिपोर्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी मानसिकता कहां से शुरू हुई, इसने किया कैसे और इसने इस पूरे क्राइम को कैसे अंजाम दिया, ये दिल्ली के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ये व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को हमेशा यही कहता रहा कि सीबीआई और ईडी इनके अधीन है और ये लोग मुझे जो है मेरे ऊपर गलत केस बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, यह व्यक्ति एक बहुत ही स्मार्ट किस्म का जो है, जिसको कि मैं माफिया कहूंगा, ये बहुत स्मार्ट माफिया है। यह व्यक्ति की अगर बैकग्राउंड देखें तो यह व्यक्ति जो है, जो केजरीवाल के नाम से इस पूरे देश में जाना जाता है और जिसका दूसरा प्राइवेसी आज भ्रष्टाचारी के नाम से भी जाना जाता है, इस व्यक्ति की बैकग्राउंड यह है कि ये एक ऐसे डिपार्टमेंट से था जहां पर चोरियां पकड़ना और खामियां पकड़ना इसका काम था। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया था और यह दिल्ली की जनता के अंदर एक नायक बन के उभरा कि मैं भ्रष्टाचार को समझता हूं और भ्रष्टाचार कैसे होता है, और इसने शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और दिल्ली की जनता ने इसके ऊपर एक विश्वास जताते हुए और दिल्ली की जनता ने दिल्ली का शासन इस व्यक्ति को सौंप दिया। अध्यक्ष जी, सबसे पहले इस व्यक्ति ने जो सबसे बड़ा नाटक किया, इसने अपने आप को एक आम आदमी बनाया और उस आम आदमी बनाने के लिए इसने अपनी सबसे पहले पोशाक चेंज करी। एक 100 रुपए का कमीज, 150 रुपए की पैंट, 25 रुपए की चप्पल और 2 रुपए का पेन लगाकर सबसे पहले यह आम आदमी बना। उसके बाद इस व्यक्ति का जो ध्येय था वो सिर्फ दिल्ली तक विकसित नहीं था कि इसने दिल्ली के अंदर ही क्राइम करना था और दिल्ली का ही पैसा लूटना था। यह व्यक्ति पूरे देश को अस्थिर करने का इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट था। मैं समझता हूं कि यह व्यक्ति बिल्कुल माओवादी है। इस व्यक्ति की जो जड़ें हैं वो विदेशों से भी जुड़ी हुई हैं और यह पूरा ट्रेंड एक तरह का माफिया, मैं कहूंगा कि पूरे माफिया की तरह से इसने ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने इस काम को करने के लिए सबसे पहले इसने शिक्षा का एक स्वरूप पकड़ा, फिर इसने एक हेल्थ का स्वरूप पकड़ा। उसके बाद क्योंकि सबसे पहले जब चुनाव लड़ा तो इसको दिल्ली की जनता ने भी पैसा दिया, देश के लोगों ने भी पैसा दिया और इसको विदेश से भी पैसा मिला। लेकिन इस व्यक्ति की जो सोच थी और जो इस व्यक्ति का जो मकसद था वो सिर्फ दिल्ली तक नहीं था। इस व्यक्ति ने अगला चुनाव की भी तैयारी करनी थी। अगले चुनाव के अंदर जब इसको इतना पैसा नहीं मिला तो यह व्यक्ति जानता था कि पूरे संसार में टबैको और एक्साइज, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैसा मैक्सिमम कमा सकते हैं। ये बहुत बड़े एक स्कैंडल्स हैं। इसलिए इसने अपना एक आदमी और जो इसकी पार्टी में सिद्धांतवादी आदमी थे, सबसे पहले इसने उन आदमियों को दूर किया जो दिल्ली के अंदर एक सिद्धांत के तहत दिल्ली के अंदर आए थे। उनको दूर करने के बाद इस व्यक्ति ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर इसने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और इनका जो हेंचमैन था, फ्रंट मैन जो था, उसका नाम था राजीव नायर। अध्यक्ष जी, ये राजीव नायर जो था, अब ये हु इज राजीव नायर? राजीव नायर जो है ये आम आदमी का हेड ऑफ द कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। विजय नायर जो है ये हेड ऑफ द कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया सेल का हेड था, ये आम आदमी पार्टी का, जो कि मेरे पास जो इस समय पेपर्स हैं
ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फाइल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ब्याह पर मैं बात कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने इसको जिम्मा मिला कि ये एक्साइज के अंदर हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। विजय नायर ने एक साउथ ग्रुप, जिसका नाम साउथ ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे नाम हैं जो साउथ इंडिया के रहने वाले लोग थे, जो डिस्टिलरी से, जिनकी डिस्टिलरियां थी, जो इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हुए, उन लोगों के साथ इसने मिलकर विजय नायर को आगे भेजकर उनके साथ एक डील करी और उस डील में यह कहा कि हम एक पॉलिसी इस तरह की बनाएंगे जिसमें कि पैसा हमें चाहिए होगा 2 नंबर में। अध्यक्ष जी, उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए और आपको हमसे पैसा चाहिए 2 नंबर में, तो पॉलिसी, अपनी पॉलिसी हम बनाएंगे। और उसका एविडेंस ये है कि उस पॉलिसी को बनाने के लिए ये कहां पकड़े गए, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ, बीइंग ए लॉयर मैं इसको वॉच करता था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता था कि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई बरामदगी नहीं है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन में, जब इसके यहाँ रेड भी होती थी, तो इसके इतने बेशरम इसके मंत्री हैं, उनको यहां तक पता था, जैसे बताया गया कि 130 इन्होंने मोबाइल तोड़ दिए, सिम कार्ड बदल दिए। मैं एक बात पूछना इस सदन को, ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो पहली बारी मुख्यमंत्री बने और वो अपने पास ना तो कोई महकमा रखे और ना ही कोई साइनिंग अथॉरिटी रखे। आज हमारी भी मुख्यमंत्री है, उससे पहले शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री थी, उससे पहले मदनलाल खुराना जी भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन सभी मुख्यमंत्रियों के पास हिंदुस्तान के अंदर कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जिसके पास ये महकमे अपने पर्सनल ना हो, और जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं ना कोई फाइल साइन करूंगा और ना ही मैं कोई महकमा अपने पास रखूंगा। इसका मतलब यह है कि पहले दिन जब यह दिल्ली का मुख्यमंत्री बना तो इसका क्रिमिनल माइंड ने उसी समय काम करना शुरू कर दिया कि मैं अगर साइन करूंगा, मैं अगर कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखूंगा तो मैं जांच के घेरे में आ सकता हूं। इसके लिए इसने हेंचमैन अपने सामने रख दिए, जिसका शिकार इसकी पार्टी के काफी एमएलए और काफी मंत्री हुए जो जेल में गए, वो भी इसी की वजह से गए और उनके इसके साथ शामिल थे इसलिए गए। केजरीवाल जी ने अब हमें तो अदब सिखाया है, हमारी पार्टी ने जो भाषा ये हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं या जो भाषा ये हमारे एलजी साहब के बारे में इस्तेमाल करते हैं, हम उस विचारधारा के या उस परिवार से, उस संस्कारों के लोग नहीं हैं। चाहे भले ही वो क्रिमिनल माइंड का आदमी है, लेकिन जी तो हम लगाएंगे ही। और महात्मा जी भी कहें तो आप समझ लेना महात्मा जी का मतलब क्या है। इस डील को लेकर इस व्यक्ति ने, जो साउथ ग्रुप था उसमें, क्योंकि मैं नाम पढ़ूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने उसका नाम नहीं, साउथ ग्रुप है, उस साउथ ग्रुप के साथ यह तय हुआ कि पॉलिसी वो बनाएंगे। जिस समय दिल्ली के अंदर लोग मर रहे थे कोरोना के टाइम के अंदर, वो साउथ ग्रुप प्राइवेट जेट से दिल्ली में आता है और दिल्ली में आकर ओबराय होटल के अंदर ठहरता है, ओबराय मेडिन्स नहीं, ओबराय कॉन्टिनेंटल में ठहरता है, और वहां से ठहरकर वो कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो होटल का टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं। उस होटल के टेलीफोन को वहीं से टैक्सी लेते हैं, उसी से वहां से पेपर निकालते हैं, और जब एक दिन रात को जिस समय ये पॉलिसी आई, उन लोगों ने पॉलिसी बना के 30 पेज की मनीष सिसोदिया को दी। मनीष सिसोदिया जी ने उसी समय अपना जो सेक्रेटरी था उसको बुलाया, सेक्रेटरी को बुला के कहा ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का ये एक हमारा फैसला है, इसको इंप्लीमेंट कर दो, और उसको वो 30 पेज पकड़ा दिए। जब वो 30 पेज उसको दिए और जब उसने वो पेज पढ़े तो अफसरों ने उसका विरोध किया, और विरोध करने की वजह से उन अफसरों को ट्रांसफर करा दिया, अपने मन मुताबिक अफसर लेके आए और दोबारा से वो रिपोर्ट जो थी, जो पॉलिसी थी, वो इंप्लीमेंट करा दी। अब वो सारा रिकॉर्ड, अध्यक्ष जी, वो सारा रिकॉर्ड ईडी के पास और सीबीआई के पास उस होटल से मिल गया। जो पॉलिसी पहले
सरकार के पास होनी चाहिए थी, वो उन लोगों के फोनों के अंदर रिकवर हो गई। पॉलिसी पहले बनी है, सरकार के अंदर इंप्लीमेंट बाद में हुई है, पॉलिसी उन्होंने बनाई है, और उसके बदले में जो पैसा दिया गया वो पैसा हवाले के थ्रू, आंगड़ियों के थ्रू वो पैसा जो है गोवा इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल हुआ। वो बार बार कहते, क्योंकि पैसा सीधा गया इलेक्शन में गोवा के अंदर, और गोवा में उस पैसे से चुनाव लड़ा गया। तो ये बार बार ये कहता था पैसे की रिकवरी नहीं है, पैसे की रिकवरी नहीं है। तो वो आंगड़िया सब लोग आज के टाइम में अप्रूवर बने हुए, वो अरेस्ट हुए हैं, और उन्होंने सारा रिकॉर्ड निकाल के दिया कि 45 करोड़ रुपए हमने इस 100 करोड़ रुपए में से गोवा के अंदर ट्रांसफर किया, हैदराबाद से ये सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है। ये सारे रिकॉर्ड्स, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। इस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल से जिस तरीके से ये कहता है कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया, ये सब लोग करप्शन में इन्वॉल्व थे, और इन लोगों ने थोड़ा नहीं, इनकी जो स्कीम थी कई हजार करोड़ की थी, जो कि ये टाइम से पकड़े गए, जिसकी वजह से ये आज इनको दिल्ली की जनता ने बाहर निकाल दिया। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यही बात आपसे कहना चाहूंगा, इनकी सबसे शर्म की बात यह है कि जिस समय यह जेल गया, यह दिल्ली को नहीं लूट रहा, यह पंजाब को भी लूट रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो इसकी जमानत के अंदर जितना वकीलों का फीस दी गई है, 52 करोड़ रुपए की पेमेंट चेक से पंजाब सरकार ने इसके वकीलों को की है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। तो यह भी एक विषय है, यह भी एक, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पंजाब के लोगों का पैसा दिल्ली के पैसे से ये बाहर की स्टेटों में चुनाव लड़ता है, रिश्वत के पैसों से ये चुनाव लड़ता है, और पंजाब के पैसों से फिर बाद में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो पंजाब सरकार से वकीलों को फीस देकर 52 करोड़ रुपए का चेक पेमेंट पंजाब सरकार से हुई है, और इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं सीएजी की जो रिपोर्ट है, इसके ऊपर पूरा सदन के अंदर ये जो रिपोर्ट रखी गई है, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठे, रिपोर्ट, और ये व्यक्ति जेल से आया है और ये जेल ही दोबारा जाएगा, और इस सदन के अंदर मैं इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उनकी कड़ी निंदा करता हूं, और दिल्ली की जनता को जो इसने धोखा दिया है उसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को और उनकी सरकार को, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्शन निभाते हुए आज ये सीएजी की रिपोर्ट ना सिर्फ सदन में रखी बल्कि इसको चर्चा के लिए यहां हम सब लोगों को मौका दिया। अपने आप को बाबा साहब के अनुज बताने वाले, अग्रज बताने वाले कि मेरे लिए तो बाबा साहब मेरे लिए भगवान है, आज वो ये इसी संविधान को भूल गए कि सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करना फ्लोर ऑफ द हाउस उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्शन है। लेकिन केजरीवाल साहब तो केजरीवाल साहब हैं, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहें वही सही। उनके लिए कानून तो काम नहीं करता, उनके कानून तो मान्य नहीं रखता। इसलिए मैं रेखा जी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने संविधान का पालन करते हुए टेबल पे रखा। ये लोग बार बार पूछते थे, सामने वाले आज सदन में नहीं है लेकिन विभिन्न चैनलों के सामने और कई बार डिबेट्स में भी पूछते थे कि 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ, कहां गया पैसा, 1 पैसा नहीं मिला। लेकिन आज इस सीएजी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 2000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू लॉस हुआ है। ये सीएजी के इस रिपोर्ट को चीख चीख के बोल रही है। अब इनको समझ में आए या ना आए वो इनको मालिक है। मैं इसलिए मानता हूं कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल घोटाला नहीं है अध्यक्ष जी,
ये एक मानवता को तार तार करने वाली बात भी है। जब हम सब लोग कोरोना के अंदर अपनी सांसों को बचाने की जुगत कर रहे थे, अपने परिजनों में हम में से बहुत लोगों ने अपने दोस्तों या परिजनों को खोया होगा। ये व्यक्ति अपनी जेब में कितना पैसा आए, अपने मित्रों को कितना पैसा जाए, इसकी चिंता कर रहा था। लोगों को एक के साथ एक दारू का बोतल मिले, इसकी चिंता कर रहा था। हमारी नजर में ये मानवता को तार तार करने वाला एक्ट है, ये मेरा मानना है। मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे, क्योंकि ऑलरेडी सबने बोल दिया, ज्यादा जाऊंगा नहीं। एक एक रिपोर्ट में जैसे मैसिव रेवेन्यू लॉस की बात हो, लाइसेंस वायलेशन की बात हो, चाहे इन्होंने एक्सपर्ट कमिटीज की रिकमेंडेशन की बात हो, प्राइवेटाइजेशन बेनिफिट प्लेयर्स की बात हो, रेवेन्यू मॉडल चेंज करने की बात हो, अलाउड लिकर कार्टेल को अलाउ करने की बात हो, अपने अपने कैबिनेट डिसीजन को ही वॉयलेट करने की बात हो, और अपने मित्रों को लाइसेंस देने की बात हो, ये ऑलरेडी सब बातें आ चुकी हैं, उस पर आऊंगा नहीं। लेकिन एक विशेष जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात मैं रखना चाहूंगा इस सदन के सामने, यह बयान है जब एक्साइज मामले के अंदर, इस मामले के अंदर चार्जशीट दाखिल हुई, तो सी अरविंद, अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सी अरविंद जो सेक्रेटरी थे उस वक्त के मंत्री मनीष सिसोदिया के, वो कहते हैं अपने बयान के अंदर, ये बहुत गौर करने लायक है, कि देयर वाज नो डिस्कशन इन द GOM मीटिंग्स about giving wholesale to private entities. Suddenly, to the residence of Arvind Kejriwal, at the residence of Arvind Kejriwal, the Honorable CM Satyendra Jain were also present, where draft of GM proposing that the wholesale should go to the private entity, asked him to prepare the draft GOM on the basis of said documents. He further stated that it was the first time that he saw the proposal, as the same was never discussed in any of the GM meeting. अध्यक्ष जी, जो दिल्ली के मालिक अपने आप को कहते हैं, वो पढ़े लिखे तो हैं, पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं। अब लिखना इसलिए नहीं है क्योंकि फंसेंगे तो उनके अपने मंत्री फंसेंगे, अपनी जान छुड़ाएंगे, तो इसलिए लिखना नहीं है, पढ़ के आगे कर देना, ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी होती थी। ये वो व्यक्ति है जो अपने लोगों को ठगते हैं। मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, बाद में हालांकि खुद जाना पड़ता है, लेकिन हालत देखिए अध्यक्ष जी, एक ही मामले के अंदर, एक ही केस के अंदर मनीष सिसोदिया को इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन दिल्ली के अपने आप को मालिक कहने वाला उस वक्त का मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता। ये अपने लोगों को ठगना भी हुआ, और मानव इस प्रकार से ये लोग कहते थे कि हम तो सुचिता की राजनीति करते हैं, उसको भी तार तार करने वाली बात है अध्यक्ष जी। इसके अलावा बहुत सारी बातें आ गई। ये लोग बार बार एक ही बात करते हैं अध्यक्ष जी, इस जांच में कुछ निकला नहीं, ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी। आज इनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए अध्यक्ष जी, अगर पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो वापस क्यों ली? और अब जब CAG की रिपोर्ट आ गई तो उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो एक चीज तो कर लीजिए, या तो रिपोर्ट अच्छी थी अब डिफेंड कर रहे हो, या तो खराब थी तो उसको वापस क्यों लिया, अगर अपने आप को ये कहते हैं। इसलिए मेरा मानना है अध्यक्ष जी, इनका जो चेहरा है, मुखौटा है, वो तार तार हो चुका है। इसलिए इस पॉलिसी को जो इन्होंने जब विड्रॉ करा तो बहुत चीजें सामने आई हैं। बस मैं एक आखिरी में एक बात करूंगा अध्यक्ष जी, मैनिफेस्टो के अंदर इनका साफ साफ लिखा हुआ था कि 75% महिलाएं जब तक ना कहें एक भी ठेका नहीं खुलेगा, उसको भी तोड़ा। तो इसलिए मेरा मानना यह है, राजनीतिक फ्रंट हो, सुचिता का फ्रंट हो, लीगल फ्रंट हो, इन तीनों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन तीनों में इन्होंने लोगों से झूठ बोला। इसलिए मुझे मानना यह है
कि बहुत जल्दी, जो कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, किंग पिन जो इस पूरे के पूरे घोटाले के हैं, एक बार फिर जेल जाएंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने समय मुझे का ध्यान बोलने रखना पड़ेगा क्योंकि चर्चा बहुत लंबी हो गई है और बाकी जो सदस्य हैं मैं उनको समय का ध्यान रखना होगा। धन्यवाद करता हूं आपका कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सभी हमारे विधायकों ने टेक्निकल चीज़ों पर बात की, लेकिन मैं एक विषय की तरफ विशेष ध्यान दिलवाना चाहता हूं, वो ये है कि जितनी भी इनकी बोतलें बिकी, उसके अंदर से 10 जगह पर निरीक्षण किया गया और उस 10 जगह निरीक्षण के अंदर 8,119 बोतलों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 1,632 बोतलें ऐसी थी जो पहले ही बिक चुकी थी। जो बोतलें पहले ही बिक चुकी थी, तो वो कितनी बार बिना बार कोड के, कितने ऐसे बार कोड, एक एक बोतल पे सेम बार कोड, हजारों बोतलों पे सेम बार कोड लगाए गए। मुझे लगता है कि ये 2,000 करोड़ का घोटाला नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, इतनी बोतलें बिकी हैं। इसके साथ साथ मैं पेज नंबर 95 पे ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसके अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंटों से ऐसी बोतलें प्राप्त हुई जो एक्सपायर थी, और वो खाने पीने का सामान जब एक्सपायर हो जाता है तो वो जहर में परिवर्तन हो जाता है। उससे कितने लोगों बीमार हुए होंगे, जैसे माननीय शर्मा जी ने कहा कि कितने लोगों के लीवर खराब हुए होंगे, कितने लोग बीमार हुए होंगे। मुझे लगता है इसके साथ साथ आर्थिक नुकसान तो प्रदेश को हुआ ही, लेकिन एक सामाजिक नुकसान जितना हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कितनी माताओं के बच्चे गुजर गए, कितनी बहनों के पति गुजर गए, क्योंकि जब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री थी तो लोगों ने कितनी दारुएं पी होंगी, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मेरे पास रोज बहनें आती थी, बेटा मेरा बेटा मर गया, भाई मेरा पति मर गया, क्योंकि दारू बहुत बहुत पी की। उसकी भरपाई